विद्यालय के साथ जहां 50 से अधिक बच्चे हो उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई, छात्र और शिक्षक के रेशियो को ठीक करना, न्यूनतम 3 शिक्षक अनिवार्य रूप से हर विद्यालय में हो, इस लक्ष्य के साथ जहां सरकार कार्य कर रही है, तो हर आंगनवाड़ी केंद्र को जो विद्यालय टेयरिंग के बाद जो विद्यालय खाली पड़ते हैं उन्हें प्री प्राइमरी के रूप में विकसित करने और प्री प्राइमरी के साथ बाल वाटिका आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नई पोषण मिशन के अभियान के साथ, सीएम पोषण मिशन के साथ जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा भविष्य जितना उन्नत होगा, जितना हमारा वर्तमान उन्नत होगा, उतना ही भविष्य सुरक्षित होता हुआ दिखाई देगा। इन बच्चों को अभी से पोषण मिशन के साथ जोड़ करके भविष्य की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको तैयार होना होगा और उस तैयारी के लिए राज्य सरकार ने सीएम पोषण मिशन की एक स्कीम उन बच्चों के लिए लागू की है। बेसिक एजुकेशन में पहले इस बात को तैयारी कर दी गई है कि कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर किसी भी बच्चे को न जाना पड़े, यह भी हम ध्यान रखेंगे। और उच्च माध्यमिक शिक्षा में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट अलंकार स्कीम के अंतर्गत उन्हें आज के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावनाओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज प्रोजेक्ट अलंकार से जर्जर पड़े हुए विद्यालय आज एक नए भवन के रूप में, डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में, स्मार्ट क्लास के रूप में और अपने नए स्वरूप के रूप में शिक्षा, स्कूली शिक्षा के एक मॉडल बनते जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वहां पर अत्यंत कमजोर तबके की उन बालिकाओं के लिए उन्हें सीनियर सेकेंडरी लेवल तक पहुंचाने के लिए भी सरकार ने सभी विद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि जारी की है। अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार ने तय किया है कि उनके छात्रावास, जहां भी छात्रावास है, उन छात्रावासों की व्यवस्था को और सुदृढ़ करना, उनकी व्यवस्था को बेहतर करना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन सपनों को साकार करना जिन्होंने हर नागरिक से और खास तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए छात्रों का आह्वान करते हुए बाबा साहब ने कहा था कि अगर सामाजिक विषमता को दूर करना है, हमें शिक्षा पे ध्यान देना होगा, हमें आर्थिक रूप से संबल बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा और शिक्षा उसका बेहतरीन माध्यम बन सकता है। उनके छात्रावास बनाना, जहां छात्रावास नहीं है वहां पे छात्रावास के नए निर्माण को बाबा साहब की स्मृति को समर्पित करते हुए जहां सरकार कार्य कर रही है, वहीं सरकार ने यह भी तय किया है कि लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में एक इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण जो वर्तमान में चल रहा है, इस वर्ष उसे पूरा करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर नए शोध को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक विशेष स्कॉलरशिप इस अवसर पर जारी करेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अलग अलग जनपदों में श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमारा यह विश्वास है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में कामकाजी महिलाओं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन को और समाज में उनके कंट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी संख्या 14% से बढ़कर के अब 35% आज प्रदेश के अंदर महिलाएं
अपने स्वयं स्वावलंबन के पथ पर अलग अलग सेक्टर में इंडस्ट्री से लेकर के बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बन करके कार्य कर रही हैं। आने वाले समय में इस संख्या को अब 35 से बढ़ा करके 50% तक पहुंचाने की तैयारी के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए हर जनपद में छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस दिशा में लगातार सरकार के द्वारा मिशन शक्ति के माध्यम से अपना यह अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल हो, उस सुरक्षा के माहौल की शुरुआत उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने महिलाओं के 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाया और आज उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की जो भर्ती हुई थी, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें 12,000 से अधिक अकेले बेटियों ने भर्ती होकर के उस कीर्तिमान को अपना कायम रखा है कि जो 20% महिलाएं और बेटियां भर्ती होंगी वह आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बन करके उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत भी कर रही है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश आज भारत का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। जो भी राज्य, जो भी समाज अपने सामर्थ्य पर, अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उस पर विश्वास करेगा, उसके सामने आगे बढ़ने की व्यापक संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को उत्तर प्रदेश ने टटोला है, उसको जाना है, उसको समझा है। हम लोग उस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अक्सर लोगों की धारणा होती है कि विधायिका में कामकाज का माहौल कम दिखता है, लेकिन आपने देखा होगा कि 17वीं विधानसभा में भी और 18वीं विधानसभा में भी कैसी विधायिका कार्य करती है, रात रात भर जग करके कार्य करती है। उसका एक मॉडल आपने देखा होगा। रात्रि भर पहले 36 घंटे तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 17वीं विधानसभा में लगातार 36 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई थी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? ये गोल्स वही हैं जो एक आम नागरिक की आवश्यकता है, जिसके लिए केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर कुछ बेहतरीन कार्य हुए हैं, जिनके बल पर आज भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के आगे बढ़ा है। और प्रधानमंत्री जी के उसी आह्वान पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों सदनों में लगातार ये चर्चा इस बात की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है कि नहीं, विधायिका चाहे तो हर कार्य को संभव कर सकती है और उत्तर प्रदेश की विधायिका ने वो करके दिखाया है। पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन पर सबका अधिकार हो, अटल आवासीय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के मॉडल, आश्रम पद्धति के विद्यालय के मॉडल इस बात के प्रमाण है। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई थी सस्टेनेबल गोल्स में। आज याद करिए, जिस राज्य में आजादी के समय 2 मेडिकल कॉलेज थे, जिस राज्य ने 1947 से लेकर 2017 तक केवल 40 मेडिकल कॉलेज का निर्माण निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में किए हो, बनाए हो, वह राज्य 8 वर्ष में 40 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स का निर्माण करने में सफल हुआ है। हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाने में, हर जनपद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड एप्रेसिस यूनिट लगाने में सफल हुआ है।
वह राज्य है जिसने अपने यहां ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह मुक्त करने के एक नए अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़ करके अब तक 7,700 अधिक ग्राम पंचायतों को ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने की घोषणा कर दी है और लगातार इस दिशा में प्रयास हो रहा है। हर राष्ट्रीय मिशन हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। आज उस दिशा में कार्य हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर हुई चर्चा का परिणाम है कि आज कृषि को, हमारे अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। सॉइल हेल्थ की सुविधा प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री कृषक बीमा कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से नई तकनीक और नए बीज को आगे बढ़ाने का भी लाभ मिल रहा है। और लखनऊ में उन्नत नस्ल के बीज, उन्नत किस्म के बीज हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो, जिनकी उनकी लागत को कम किया जा सके। इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक सीड पार्क का निर्माण हम लखनऊ में ही करने जा रहे हैं। जल संसाधनों की व्यवस्था हो, उसका बेहतर उपयोग हो। एक और हर घर नल और दूसरी तरफ 23 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचन की क्षमता अर्जित करना, यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। पिछले 8 वर्ष में करके दिखाया है। 15 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के लिए फ्री में ट्यूबवेल का कनेक्शन उन्हें उपलब्ध करवाया गया। बिजली का भुगतान सरकार करेगी, लेकिन अन्नदाता किसान की लागत कम होगी तो किसान के चेहरे पर खुशहाली है। तो चौधरी साहब के अनुसार देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा और उन्हीं भावनाओं को हम लोगों ने इसके माध्यम से आगे बढ़ाने का, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने की नई संभावनाओं और उनके रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम। और इसीलिए सरकार ने तय किया है, हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में उनके नाम पर हर जिले में एम्प्लॉयमेंट जोन की स्थापना करेंगे। लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में फैले हुए इस एम्प्लॉयमेंट जोन में न केवल उद्योग की सभी प्रकार की तकनीक को देंगे, बल्कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आज की न्यू एज टेक्नोलॉजीज के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। और इस पर सरकार ने कार्य आगे बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैसे मॉडल होने चाहिए। उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे, जिस राज्य में 2 एक्सप्रेसवे हुआ कर, दो भी पूरे एक्सप्रेसवे नहीं थे, आज उस राज्य में 7 एक्सप्रेसवे वर्तमान में 8 वर्ष में क्रियाशील हुए हैं। 5 पे काम चल रहा है और 10 नए एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। प्रदेश में एयरपोर्ट 2 थे, आज 16 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, क्रियाशील हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक नया 5वां एयरपोर्ट जेवर गौतम बुद्ध नगर जनपद में बन रहा है, जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक शक्ति के एक नए गढ़ के रूप में प्रस्तुत हुआ है। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेट्रो संचालित करने वाला राज्य है। देश की पहली रैपिड रेल संचालित करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक रेलवे नेटवर्क वाला राज्य है। सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे के नेटवर्क के रूप में आज उत्तर प्रदेश की पहचान हो रही है। आज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उत्तर प्रदेश की पहचान हो रही है। तो जहां हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल हम डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें, याद करिए पिछले 8 वर्ष में आप सबके सहयोग से राज्य सरकार ने लगभग 247 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। अब तो इसको भारत सरकार ने भी और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश अपने फॉरेस्ट कवर को आगे बढ़ाने में सफल हुआ है। और यह तभी संभव हो पाया
जब विधायिका में इस पे चर्चा हुई, इसको आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। आज उत्तर प्रदेश ने पिछले, आपने देखा होगा, 13 और 14 अगस्त को पूरी रात्रि भर उत्तर प्रदेश विधायिका में एक नए मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी के एक नए संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश विधायिका ने चर्चा की और चर्चा थी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, उस अभियान के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके लिए 3 थीम पर हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। अर्थ शक्ति पर, सृजन शक्ति पर और जीवन शक्ति को लेकर के 12 सेक्टर चिन्हित किए हैं। इन 12 सेक्टर को लेकर के आज राज्य सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। बहुत शीघ्र हम प्रदेश के अंदर के उन बुद्धिजीवियों के साथ जिनमें रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, पूर्व कुलपतिगण, पूर्व प्राध्यापकगण, विषय विशेषज्ञगण, कृषि हो या फिर जीवन के अलग अलग सेक्टर में जिनके पास एक व्यापक अनुभव है, विशेषज्ञता है, उन सभी के अनुभव को लेकर के 500 ऐसे विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करके उनके साथ बैठने वाले हैं। वे हर विश्वविद्यालय में जाएंगे, हर महाविद्यालय में जाएंगे। हमारा हर जनप्रतिनिधि हर अपने अपनी विधानसभा में, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में वहां के नागरिकों के साथ बैठेगा, समाज के अलग अलग तबके के साथ, कोई महिलाओं के साथ, कोई युवाओं के साथ, कोई श्रमिकों के साथ, कोई व्यापारियों के साथ, कोई उद्यमियों के साथ, कोई हस्तशिल्पियों के साथ, कोई कारीगरों के साथ, उनके साथ बैठ करके और विकसित भारत के इस रोड मैप को कैसे हमें आगे लेके चलना है, विकसित उत्तर प्रदेश के इस रोड मैप पर चर्चा करके उनके बहुमूल्य सुझावों को आगे बढ़ाएगा। हमारा प्रयास है 5 प्रदेश के अंदर हर परिवार का एक सुझाव, कम से कम एक सुझाव हमें जरूर प्राप्त हो और हर सुझाव के बाद यहां पर एक टीम उनका मूल्यांकन करेगी। नीति आयोग के साथ हम उसका मूल्यांकन करेंगे। हर जनपद में प्राप्त होने वाले सुझावों में भी 3 सुझावों को हम सेलेक्ट करेंगे कि उस जनपद के लिए और प्रदेश के लिए इसकी क्या भूमिका होगी और उन्हें पुरस्कृत करने की भी घोषणा हम वहां पर करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। राज्य के अंदर ऐसे 5 महत्वपूर्ण सुझावों को हम चयन करके उनको भी पुरस्कृत करने का काम किया जाएगा, जिसके कारण आने वाले समय में अगले 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश अपना विजन डॉक्यूमेंट बना करके विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए 2047 तक देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव पर उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश होगा। गरीबी उन्मूलन की दिशा में जीरो पॉवर्टी के लिए पिछले स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हमने घोषणा की थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर 15 लाख ऐसे परिवारों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। उनको योजनाओं के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और बहुत शीघ्र इन 15 लाख लोगों को हर परिवार के एक सदस्य को कोई ना कोई रोजगार या नौकरी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को भी सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रही है। और मेरा मानना है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत 29-30 तक गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा तो 2047 में विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बन करके दिखाएगा, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग आध्यात्मिक विरासत का और आधुनिक विकास के एक बेहतरीन संगम के रूप में प्रस्तुत करके दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आज के अनुरूप प्रस्तुत करने में सफल हो पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को देश की स्वाधीनता दिवस के 78 वर्ष पूर्ण होने पर
जहां हम इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, वहीं हम सब के लिए यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह है कि देश की स्वाधीनता के 78 वर्ष पूर्ण होना और देश के संविधान को अंगीकार किए जाने के यह अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने न्याय, समता और बंधुता के जिस उद्देश्य को लेकर के भारतवासियों को यह संविधान दिया था, यह संविधान अपनी देश के अंदर लागू होने के 75 वर्ष पूरे कर चुका है और 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ भारत के संविधान ने हम सबको एकता के सूत्र में जोड़ने के जिस आह्वान के साथ हर भारतवासी का आह्वान किया है, हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान का सम्मान करते हुए, उनके प्रति आदर का भाव रखते हुए, उसके अनुसार अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के साथ जुड़े देश की स्वाधीनता दिवस का यह एक महत्वपूर्ण संकल्प हम सब उत्तर प्रदेश वासियों के लिए होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी को देश की आजादी की 78 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कल जन्माष्टमी का पावन पर्व भी है। आप सभी को जन्माष्टमी की भी हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।